बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इमरान खान साहब की राय के हवाले से केपी में जो वज़ीर आला साहब चेंज किए गए हैं, उनकी जज़्बाती तकरीरें और चिरकों का शुरू किया जाना और दीगर डिफरेंट किस्म के जो इक़दामात हैं, उन पर आज बात करेंगे। तो देखना ये है कि माज़ी में जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ रही है या कुछ लीडर जो हैं वो ज़ेर अताब रहे हैं या उनको जेल का सामना करना पड़ा है, तो वो क्या हालात रहे हैं जिनकी बुनियाद पर उनको रिलीफ़ मिला है। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर जेल में रहने वालों में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, तो जब भी वो जेल में गए हैं तो उनकी पॉलिसी जो है वो बड़ी कह लें कि आजिज़ाना सी है, मुफ़ाहमत वाली है, मतलब तरला माफ़ी वाली है। क्योंकि उनकी अपनी जमात के लोग तो बाहर निकलते नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने जब भी किया डील किया और वक्ती तौर पर अपना सियासी जो स्टेक है उसको छोड़कर वो बाहर चले गए। नंबर एक। इसी तरह उससे पहले जितने भी अमर गुजरे हैं, ज़ियाउल हक साहब से तो पीपल्स पार्टी का उनके साथ कन्फेडरेशन था, तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने मारे खाई और उनके लीडरों ने डील की, वाई चंद लीडरों के। उससे पहले अयूबी अमरीत थी, तो उस वक्त तो पाकिस्तान में अमरीत का दौर नया नया था, तो फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोगों ने और दीगर जो सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स थे जिनका बिलीव था डेमोक्रेसी पे और जिनका पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक़ के हवाले से सोच थी, तो उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश कीं। अब जो आज का दौर है बकौल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के, ये हाइब्रिड रजीम है। अब हाइब्रिड रजीम के अंदर क्या है कि कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं और कुछ ऑटोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, यानी कि कुछ आमिराना और कुछ जमहूरी जो फीचर्स हैं उनको मिला के एक निज़ाम बनाया गया है। और इस निज़ाम में इमरान खान साहब जेल में हैं और बाकी सभी जमातें इसकी बेनिफिशरी हैं, मासवाई मजहबी लोगों को, मजहबी एलिमेंट्स को बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया गया है इस निज़ाम के अंदर। ना उनका कोई स्टेक है, ना उनकी कोई पार्टिसिपेशन है। तो मजहबी लोगों में मेरी मुराद वो सारे लोग हैं जिनका डेमोक्रेटिक इलेक्टरल प्रोसेस में अपना एक हिस्सा रहा है। अब आप आज की मेरी वीडियो ना थोड़ी आइडियोलॉजिकल है और थोड़ी कह लें कि लेक्चर वाइज है, तो ज़रूर सुनिएगा। कोशिश करेंगे कि अहाता करें कि इमरान खान को किन चैलेंजेस का सामना है और कैसे वो उनसे ज़बरदस्त हो सकते हैं। अच्छा, जज्बाती तौर पर गंडापुर साहब ने भी बड़ी सारी मूव्स की जिनके नतीजे में वो इमरान खान को रहा कराने में कामयाब नहीं हुए। अब नए सीएम साहब भी इसी तरीके से, देखिए इनके पास जो फोर्स है वो तो पब्लिक प्रेशर है, लेकिन जिस तरह अभी तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी का तोड़ करने में इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, अपोनेंट हैं इमरान खान के, वो नाकाम रहे हैं, इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास उन इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, शोरश जो चल रही है, इसी तरह जो पब्लिक प्रेशर है टू वर्ड्स द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, डेमोक्रेटिक ग्राउंड्स और जो इलेक्ट्रल ग्राउंड्स हैं वो बेअसर हैं। क्योंकि एक तरफ तो शहादतें हैं, गोलियां चल रही हैं, दहशतगर्दी है, और दूसरी तरफ ये सॉफ्ट किस्म का जो आइडियोलॉजिकल और इलेक्ट्रल और कह लें कि सोसाइटल प्रोसेस है, ये इतना कारगर नहीं है। नंबर एक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जज्बातियत के साथ इमरान खान की रहाई का जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल और कह लें कि प्रेशराइजिंग मूव के साथ, ये मुझे कामयाब होता नज़र नहीं आता। दूसरा तरीका, पीटीआई के पास एक बड़ा ही अहम तरीन हथियार थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो ये बड़े अच्छे नेगोशिएटर्स थे और बड़े अच्छे इनके साथ वेल कनेक्टेड हैं ये बड़े लोगों के साथ, लेकिन इनके साथ एक अलमिया है। अलमिया ये है कि इनकी अपनी फैमिली जो है, जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, वो इनको किसी जगह पे कामयाब नहीं होने देंगे ड्यू टू सम रिलेशनशिप, ड्यू टू सम पॉलिटिकल एफिलिएशंस और कुछ और वजूहात की बुनियाद पर। तो इस वक्त पीटीआई का ये वाला फैक्टर भी नहीं चल रहा। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अभी जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज नहीं कर सके। हाँ, दो बातें। नंबर एक, दो तीन किस्म के इस वक्त सहाफ़ियों के और यूट्यूबर्स के ग्रुप हैं। एक वो हैं जो इमरान खान की प्रमोशन करते हैं, एक वो है जो इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की प्रमोशन करते हैं, एक मिड वे वाले बंदे हैं जो बैलेंस्ड बात करते हैं, लेकिन ये बैलेंस वाले बंदों की कोई बात नहीं सुनता। इनको तो लोग ट्यून करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। हाँ, जो अग्रेसिव बंदे हैं जिनके थंबनेल्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने या तो हुकूमत को या पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तरक्की की मिराज पर चढ़ा दिया, या उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल रिहा ही कख नहीं। तो मकसद ये है कि ये दो इंतहाएँ जो हैं इस वक्त ये मुल्क में काम कर रही हैं और इन्हीं की बुनियाद पर जो माइंड मेकिंग हो रही है ये बिल्कुल गलत है। फैक्ट्स ये हैं, रियलिटी ये है कि जब भी कोई रजीम मुल्क में या किसी पॉलिटिकल ग्राउंड पर हावी होती है, तो जो मजे हुए सियासतदान होते हैं, जो मतलब हिस्ट्री पर नज़र होती है जिनकी, उनको समझ होती है कि द डे विल कम फॉर द चेंज। एक वक्त आएगा कि ये अपने बोझ से ही रजीम गिर जाएगी। तो ऐसे हालात में फिर उन लोगों का मौका होता है जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक पुरअमन पीसफुल स्ट्रगल की होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की जमात के लिए इससे बढ़कर कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं है कि वेट एंड सी की पॉलिसी के साथ रफ्ता रफ्ता हल्की आंच पर अपनी जद्दोजहद को जारी रखें,
سیمینارز کے ذریعے سے، رول آف لا کی بالادستی کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بے شمار گراؤنڈز ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس بات کرنے کے لیے، اور انہی گراؤنڈز کی بنیاد پر عدالتی نظام کے حوالے سے اور انہی گراؤنڈز کی بنیاد پر عوام کی ایک بڑی واضح میجورٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے اور جڑی ہے۔ آگے بات آ گئی جناب علی کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسیز کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا جی ایٹ دا اینڈ جب یہ رجیم اپنے انجام کو پہنچے گی، یہ پولیٹیکل نظام جو ہے یہ ان کو سپیس دے گا، تو پھر ان کا موقع آئے گا پی ٹی آئی کا، اور پھر یہ میری بات یاد رکھیے گا اگر آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہی ملک کے عوام پی ٹی آئی کو پھر نون لیگ کی طرح لان تان، سوال جواب، گالم گلوچ اور ان کے خلاف جلسہ جلوس کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ 15 سال میں کے پی میں حکومت کرنے کے بعد ابھی تک وہاں ان کی کوئی کسی قسم کی سسٹمیٹک جو پروون ہے وہ نہیں ہوئی ہے، کوئی ایک شعبہ ایسا ہو جہاں بڑے آئیڈیل سچویشن ہو۔ ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں وہاں، مگر آپ تعلیم کو لے لیں، آپ صحت کو لے لیں، آپ ٹرانسپورٹیشن کو لے لیں، آپ ہاؤسنگ سیکٹر کو لے لیں، آپ انڈسٹریل سیکٹرز کو لے لیں، تو ہم لوگ ویل کنیکٹڈ ہیں وہاں کے معاملات سے، تو احساس یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز، سارے ویسے ہی حالات ہیں جو روٹین میں چلتے ہیں۔ مطلب جو محکموں کے اندر جو رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، جو اقربا پروری کا نظام ہوتا ہے، اور جو سسٹم کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتی ہے وہ بھی بالکل نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایسا ہی نظام ہے جیسا پنجاب اور سندھ اور دوسرے صوبوں میں ہے، ملا جلا کے۔ ہاں، عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر وفاق میں اس کو کل کو حکومت ملتی ہے تو ان کے پاس کرنے کو کام کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے، ان کی ٹیم کیا ہے، مگر یہ کام وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ جب بھی کبھی ان کو موقع ملا تو یہ بھی دوسری جماعتوں کی طرح جبر سے، پریپوگیشن سے، میڈیا سے، حکومتی زور زبردستی سے اور یوٹیوبرز کے ذریعے سے اپنی حکومت کی ریٹ کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا را پاکستان پہ رحم کریں اور وائس آف ریئلٹی کو پہچانیں کہ حقیقت کی آواز کیا ہے، تاکہ ہم بھی دنیا میں ایک باشعور، ترقی یافتہ اور باعزت قوم کے طور پر دنیا میں پہچانے جا سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔